बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 नवंबर और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि केपीके के अंदर लावा पक चुका और एक बड़ी तहरीक का आगाज केपीके से होने जा रहा है। सुहेल आफरीदी चुप नहीं बैठे हुए। बज़ाहिर शायद बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि सुहेल आफरीदी की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, खास तौर पर ये 27वीं तरमीम भी पास करवा दी है। अगलों ने सुहेल आफरीदी इस पर कहा थे, लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं वो काम भी कर रहे हैं और सुहेल आफरीदी जो हैं वो तैयार भी कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे रहे हैं जी कि आप भी तैयारी पकड़ें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। 2 बड़े फैसले जो सुहेल आफरीदी ने किए हैं, इसने तो एस्टेब्लिशमेंट में मजीद खलबली मचा ली है। इसके अलावा सुहेल आफरीदी क्या प्लान कर रहे हैं और क्या किस तरह से वो एक्टिव है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि दी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल जो है वो लिखा गया है और इस आर्टिकल में वंस अगेन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको टारगेट किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई जी कि इमरान खान साहब को तो बुशरा बीबी साहिबा कंट्रोल करती थी और बुशरा बीबी को जो है वो कोई ताकतवर एजेंसी या इदारा जो है वो कंट्रोल करता था और यूं इमरान खान तो जो है वो ताकतवरों की ही कठपुतली थे। लेकिन ये सारी जो कहानी है, घिसी पिटी जो कहानी है, ये पहली मर्तबा सामने नहीं आई। ये आगाज यहीं से हुआ था जब इमरान खान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया गया था ना, तो आगाज यहीं से हुआ था। इस प्रोपेगेंडे को अवाम ने मुस्तरद किया और अब ये जो इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा है ना जी, इसके साथ भी वही कुछ हुआ है जी। बहरहाल इस पर भी एक दो तफसीलात हैं, जवाबन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि ये जो आईनी तरमीम करके आइन का नक्शा बिगाड़ा गया, या आप यूं कहें जी कि पूरे का पूरा आइन ही बदल दिया गया, इस आइन को आइन मोरूसियत जो है वो करार दिया जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी केपीके के हवाले से आपको बताता चलूं। अगर कोई ये समझ रहा है या आप यूं कहें जी कि कोई मायूस है कि भाई अब क्या होगा, अब तो 27वीं तरमीम भी पास हो गई है, अगले तो कुछ महीनों के अंदर 28वीं तरमीम भी पास करवाने जा रहे हैं और उसमें तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाए। खैर अभी भी हो ही चुका हुआ है, वो ना भी 28वीं तरमीम करे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर 28वीं तरमीम भी बहरहाल आने जा रही है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इमरान खान साहब से तो मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही। सुहेल आफरीदी कहां पर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुहेल आफरीदी इस वक्त एक्टिव है और उनकी जानिब से बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। पहला तो उन्होंने काबीना में जो 2 इंपॉर्टेंट इकदाम उठाए, एक तो 9 मई के हवाले से जो उन्होंने केपीके की हद तक जो रेडियो पाकिस्तान में हमला से रिलेटेड इंक्वायरी कमीशन का जो हुक्म है जी वो दे दिया और कहा है जी कि आप सीसीटीवी और दीगर फुटेजेस हासिल करें और सबूत हासिल करें और रिपोर्ट हमें पेश करें। और दूसरा ये जी कि जो एक कानून था जिसके तहत फौज जो है वो ऑपरेशन किया करती, इस कानून को भी जो है वो ख़त्म कर दिया। और ये दोनों जो फैसले थे जी, ये दोनों मतलब है कि अच्छे जाहिर सी बात नहीं लगे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट को। बहरहाल इसके साथ सुहेल आफरीदी ने जी ग्राउंड पर भी खास तौर पर नौजवानों को मुतहरिक करने का आगाज कर दिया जी। एक तो आईएसएफ के पास वो वापस गए हैं, आईएसएफ से ही सुहेल आफरीदी जो हैं वो उसी प्लेटफॉर्म से ही यहाँ तक पहुंचे हैं और अब उसी प्लेटफॉर्म उन्हीं नौजवानों के पास वो वापस गए हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त जो तकरीर है वो भी की है। बहरहाल वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मैं आपको बताता चलूँ और क्या तैयारियाँ कर रहे हैं सुहेल आफरीदी वो भी आपको बताता चलूँ जी। तो वहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, एक तो सुहेल आफरीदी ने तकरीर करने के बाद बड़ी जो शीरी जज्बाती तो ज़बरदस्त तकरीर उन्होंने की। बहरहाल एक सवाल उन्होंने पूछा कि हल क्या है, तो मुसलसल दूसरी तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी वो आ रही थी डी चौक। हल क्या है, हल क्या है, डी चौक डी चौक, ये आवाज़ें आ रही थी। नौजवान वैसे ही मतलब जज्बाती होते हैं और 26 नवंबर 9 मई और क्या कुछ नहीं किया गया पीटीआई की क्या कुछ नहीं किया गया पीटीआई के अगेंस्ट, उसके बावजूद भी क्या आवाज़ें आ रही हैं जी, क्या नारे लग रहे हैं कि डी चौक। नंबर एक तो ये। दूसरे नंबर पर सुहेल आफरीदी ने बड़ा जो नारा है जी वो लगा दिया और वो कह रहे हैं, बल्कि 3 दफा उन्होंने इस चीज को दोहराया है, तैयार रहना है, तैयार रहना है और तैयार रहना है। ये सुहेल आफरीदी जो है वो कह रहे हैं, यानी कि एक बड़ी जो कॉल है जी वो दी जा रही है और जो ग्राउंड है वो या जो पिच है ना अभी उसको रेडी इस वक्त सुहेल आफरीदी कर रहे हैं। पहले तो वो कानून वगैरह खत्म करके और वहां से मतलब वैसे अगर वो कानून ना भी खत्म करते तो ताकतवर हल्कों ने जो कुछ करना है वो तो वो करेंगे ही करेंगे। वैसे उन्होंने कौन सी चीज़ों को मानना है, आइन को पूरा तब्दील करके रख दिया। लेकिन इससे ये होगा ना कि सुहेल आफरीदी के ऊपर कोई बात नहीं आएगी जी कि ये कानून था तो फिर भी आपने ये चीज़ जो है वो किया है। यानी कि पिच को, ग्राउंड को जो है वो इस वक्त सीधा किया जा रहा है। एक बड़ी जो कॉल है, एक बड़ी जो तहरीक है वो केपीके से
चलने जो है वो जारी है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि बज़ाहिर जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं उस तरह से और बिल्कुल ही खामोशी पीटीए की तरफ से, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं कोई बात। इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा जो तूफान है जी वो छुपा हुआ है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है जी वो अब एक दूसरे को पड़ गए हैं और सेनेट में भी ये मनाजिर देखने को मिले, लितरो लितर हुए हैं। और मामला कुछ यूं हुआ जी कि मुसवदे के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट में ये कहा गया जी कि जो मुसवदा आपने हमको दिया है ये तो वो मुसवदा ही नहीं है जो आप पास करने जा रहे हैं। तो बहरहाल जी मतलब है कि पीपल्स पार्टी अब देखें वो भी ऐसी बातें करेंगी कि जो मुसवदा हमको दिया है वो मुसवदा आप पास नहीं कर रहे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर वोट क्यों दिया तरमीम के हक में? तो वोट तो आपने देना ही देना है। असल में मसला ये है पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन का कि उनको नजर आ रहा है कि जो मौलाना के साथ हुआ था वो उसके बाद मौलाना के बाद अब हमारी बारी है। मौलाना को भी आप देखें ना, मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले पीडीएम के सरबराह आदम एतमाद में आगे आगे फिर हुकूमत बनी, सारी चीज़ें हुई, मखसूस नशिस्तें भी जो जूतियों में दाल पट्टी उसमें वो हिस्सा भी उनकी जानिब से ले लिया गया। लेकिन अभी आकर क्या हुआ, अभी किसी ने पूछा भी नहीं मौलाना फजल रहमान को। तो पीपल्स पार्टी को अपना हाल वही नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों को टाइट करेंगे और उसके बाद हमारा जो सफाया है जी वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें 27वीं तरमीम में जो चीज़ें ये लेकर आए, अब जो 18वीं तरमीम होगी ना उसमें एनएफसी अवार्ड और सूबों वाला जो मामला है जी उन चीज़ों की तरफ वो आएंगे। और पीपल्स पार्टी जो कि अभी बड़ी बढ़के बिलावल जरदारी मार रहे हैं जी कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ सकता। तो मसला असल में यह है कि वो इस टाइम पर 18वीं तरमीम को छेड़ना ही नहीं चाह रहे थे। 18वीं तरमीम के हवाले से इस टाइम पर भी उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया था, वो तो 28वीं तरमीम के अंदर होगी। तो फिर जब वो फैसला कर लेंगे कि 28वीं तरमीम में ये चीज़ होनी है तो फिर देखेंगे कि आप रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते। बहरहाल जी दूसरी तरफ हड्डी दे दी गई है और हड्डी इस तरह से जी कि एक तरफ ये तरमीम मंजूर होती है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में जो अदम एतमाद का सिलसिला है जो रुक गया था वो फिर से शुरू हो जाता है जी। और वहाँ पर अब पीपल्स पार्टी अपनी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बनाने जा रही है। बहरहाल आप देखें जी नून लीग तो बिल्कुल एक्सपोज हुई ही हुई है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी मतलब है कि आइनी और जमहूरी जमात बनती है जी, हमने आइन बनाया और भुट्टो ये और भुट्टो वो और बेनज़ीर साहिबा जो है उनके का भी जो नाम है जी वो लगाती हैं। तो सबसे बड़ी जो मुनाफिक जमात है, सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सपोज हुई तो वो पीपल्स पार्टी हुई है। एक तरफ कहते हैं जी कि हमें जो मुसवदा दिया गया ये वो मुसवदा ही नहीं है जो आप पार्लियामेंट के अंदर आप जो मंजूरी के लिए जो तरमीम है वो लेकर आए हैं, और फिर उसके बाद उसी के हक में जो वोट है जी वो भी देते हैं। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को भी अपना हाल मौलाना फजल रहमान की तरह होता हुआ नजर आ चुका है। देखें इनकी भी चीखें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, लेकिन इनको मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर डट गई थी ना, पीपल्स पार्टी में अब वो चीज़ नहीं है जो कि एक माजी में भुट्टो या बेनज़ीर साहबा के टाइम पर थी। कोई रेजिस्टेंस होती थी, खैर उस टाइम भी ढीले शिले पीपल्स पार्टी भी करती थी, लेकिन ये वाहिद पीटीआई है या आप यूँ कहें कि इमरान खान साहब हैं जो कि डट कर खड़े हो गए हैं और वो पीछे नहीं हट रहे। लास्ट खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो ये है कि ये जो आइनी तरमीम की गई है 27वीं आइनी तरमीम, जिसके बाद आइन का पूरा नक्शे बदल दिया गया है, तो इस आइन को जी आइने मरूसियत करार जो है वो दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी कि आइने मरूसियत लागू कर दिया गया है। मोहम्मद अली दुनारी साहब है जी, बड़े सीनियर जो है वो रहनुमा है जी, इनकी जानिब से ये कहा गया है कि नून लीग जो है उन्होंने असल में आइने मरूसियत लागू कर दिया है। कैसे आइने मरूसियत लागू किया गया है? देखें माजी में जो डिक्टेटर्स गुजरे, इवन के जनरल ज़ियाउल हक हो गए, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ, और चलो ज़्यादा माजी में हम नहीं जाते, चल जनरल अयूब भी कर लें। जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जो हैं दोनों को ये कहते हैं जी कि 10-10 साल का जो अरसा था और बड़ा डिक्टेटर करार जो है वो उनको दिया जाता है। जनरल ज़िया जब तक रहे, अलाइव रहे जब तक, तब तक कोई भी उनका ख़ानदान के अंदर पॉलिटिक्स में नहीं था। जनरल ज़िया के बाद उनके जो बेटे थे वो जो है वो पॉलिटिक्स में और एक कदी नशिस्त जो है वो उनको मिलती रही, इजाजुल हक साहब जो हैं। फिर दूसरे नंबर पर जनरल मुशर्रफ जो थे, जनरल मुशर्रफ के हवाले से कहा जाता है जी कि जब तक वो इक़्तिदार में रहे उनकी फैमिली, उनको बच्चों को भी कोई नहीं जानता था कि ये उनके बच्चे हैं, इवन कि अभी भी कोई भी नहीं जानता कि उनके बच्चे हैं। तो मतलब है कि उन्होंने जो चीज़ें की ये आईने मरूसियत जो है वो लागू नहीं किया गया। ये आईने मरूसियत कैसे लागू कर रहे हैं जी? हर तरफ आपको शरीफ खानदानी नजर आएगा। मतलब है कि इस वक्त मरियम नवाज वज़ीर आला है जी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और सारी जो इंस्ट्रक्शन हैं जी वो किससे ली जा रही जी? नवाज शरीफ से ली जा रही हैं। और ये ना समझें कि मतलब है कि लोग ये कहकर सिंपथीज देने की कोशिश करते हैं ना कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था और उनको साथ धोखा हो गया और ये हो गया और वो हो गया,
ये जो भी सिस्टम चल रहा है ना, ये इसको नवाज शरीफ की रजामंदी ज़रूर हासिल है और उनकी सरपरस्ती ज़रूर हासिल है और उनको मालूम है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 ही है जिसके ज़रिए हम हुकूमत में रह सकते हैं, इक़्तिदार कर सकते हैं। बाकी जो मामला था जी कि अवाम के अंदर जाके हमने वोट लेने हैं, वो मामला अब ख़त्म हो चुका है। अवाम आपके साथ अब नहीं है। अवाम कहाँ पर खड़ी हुई है वो सबको मालूम है। वो अडयाला जेल कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब जो है उसके पीछे खड़ी हुई है। तो ये सबको मालूम पड़ गया जी कि ये अब हम फॉर्म 47 के ऊपर ही आ सकते हैं, वैसे हम नहीं आ सकते। तो इसलिए नवाज शरीफ को थोड़ा जायज़ देने की जो कोशिश की जाती है जी कि नहीं वो उनके साथ ये हो गया और वो हो गया, तो वो आप छोड़ दें। और फिर दूसरे नंबर पर आप देखें कि ये जो तरमीम है ना, इस तरमीम के हक में वोट डालने के लिए भी नवाज शरीफ आए। भैया इतना ही था तो फिर डट जाते, भाई मैं वोट ही नहीं देता इस तरमीम को। लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर आए, उनका चेहरा देखकर, परेशानी देखकर ये साफ लग रहा था कि उनको ज़बरदस्ती भेजा गया है। उनसे कहा गया नहीं आपने जाना ही जाना है। लेकिन आप देखें कि इतना भी स्टैंड ले सकते, इतना भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं वोट नहीं देने जाऊँगा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ का वोट ना डालता तो तरमीम तो वैसे भी पास हो जाती। नंबर गेम तो ज़्यादा ही थी, 224 चाहिए थे और 231 वोट जो है वो पड़े हैं। तो एक नवाज शरीफ का ना होता तो 230 हो जाते। लेकिन रसी बात है, फिर मजबूरी है जी, करना ही करना था। मज़ीद जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो इकोनॉमिस्ट का जो एक वो मजमून लिखा गया और उस मजमून में आपको सारा उसका वो बताता चलूँ जी, ये तासुर देने की कोशिश की गई जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो असल में कठपुतली थे और उनको जो है वो ताकतवर हल्के जो थे वही कंट्रोल करते थे, लेकिन बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनके ज़रिए करते थे। बहरहाल जी ये रिपीट टेलीकास्ट चलाया गया है और पहले भी इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इसी किस्म के इल्ज़ामात और बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन यह बयानिया मुँह पर देकर मारा गया अवाम की जानिब से ताकतवर हलकों को। लेकिन अब वो दोबारा कोशिश की गई है और अब दोबारा भी वो कोशिश फ्लॉप हो गई है। ये जो एक आर्टिकल लिखा गया है, इसके जवाब में दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जी। ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से अनफ होंगी। एक तो ये जी, इकोनॉमिस्ट में जो मजमून छपवाया गया, यही मालूमात जो है वो वजाद सईद खान ने एक साल डेढ़ साल कबल एक वीलॉग में जो है उन्होंने बयान कर दी थी और उस वक्त उनके हवाले से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उनको भी ये जो मालूमात है वो फीड की गई। बहरहाल ये सारी कहानी बस वहीं ठूस हो जाती है जहां ये पूछा जाता है कि अगर बुशरा बीबी को वाकई ताकतवर हल्के कंट्रोल कर रहे थे तो इसका मतलब ये है कि फिर जो ताकतवर हल्के हैं वो बुशरा बीबी साहिबा के जरिए उस्मान बुज़दार को भी तब्दील करवा सकते थे। उनकी जगह पर अलीम खान जो हैं उनको वज़ीर आला लगवा सकते थे, क्योंकि अलीम खान की तो असल में यही टसल थी ना जी, मैं उतना चाहता हूँ, या उस वक्त मतलब है कि स्टैब्लिशमेंट के साथ यही मामला था ना जी कि उस्मान बुज़दार जो उनको उठाया जाए, तो ये क्यों नहीं करवा सके। तो इसका मतलब क्या है जी, सारी कहानी ठूस है। फिर इसी तरह से जी मसला असल में क्या है, ये क्यों किया जा रहा है और बार बार क्यों किया जा रहा है। मसला ये है जी कि किसी तरीके से भी इमरान खान साहब को डिसक्रेडिट किया जाए, ये इस वक्त मकसद है और ये मकसद हासिल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को कमज़ोर और कठपुतली साबित किया जाए और ये जो है वो साबित किया जाए कि इमरान खान कोई फैसला नहीं ले सकते थे। लेकिन अल्लाह की करनी आप देखें कि ये जो खुली बदनीयती है और ये जो सारा डिसक्रेडिट करने का चक्कर है इमरान खान साहब को, तो जो लोग कर रहे हैं इमरान खान साहब को डिसक्रेडिट, वो असल में खुद ही डिसक्रेडिट हो चुके हुए हैं। और आप देखें जी कि शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, बिलावल हों, मरियम नवाज हों, सारे हों, ये सारे आज सर्टिफाइड ये साबित हो गया इमरान खान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना अदलिया, वाकई इनके हवाले से साबित हो गया। आप देखें 27वीं तरमीम में क्या कर दिया गया। आसिफ जरदारी देखें जी इस्तिस्ना लेके बैठ गए हैं जी, और मतलब डर क्या है जी, डर यही है जी कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो कार्रवाइयाँ की हमारे अगेंस्ट ना कर दें जी, तो फिर क्या होगा। बीच में इनको ये भी है कि वाकई इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आएंगे, ये यकीन इनको भी है। तो इस वजह से भी ये की जा रही है जी तरमीमें कि इमरान खान साहब अगर आगे तो हमारे खिलाफ जो है वो कुछ ना करें। बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, इस हवाले से मजीद जो भी होती हैं चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।